जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। चिड़िया अपना छाता लिए अपने घर से निकलती है और सीधा कौवे के घर पहुंचती है और कहती है, कौवे भैया, मैंने सोचा है कि इस बारिश में हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। बहुत मज़ा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम खिचड़ी खाने का। ना दाल, ना लकड़ी और ना ही चावल। चिड़िया, तुम पागल हो गई हो, हम कैसे बनाएंगे खिचड़ी? कौवे भैया, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। मिलजुल कर काम करने से काम और भी आसान हो जाता है। नहीं चिड़िया, मुझसे इतनी बारिश में ये सब काम नहीं होगा। तुम ही जाकर बनाओ खिचड़ी। फिर चिड़िया कौवे के घर से निकल जाती है और फिर उसे जाते जाते एक पेड़ के नीचे एक सूखी लकड़ी का गट्ठर मिलता है, वो उसे ले लेती है। फिर चिड़िया लकड़ी लेकर सीधे टूनी चिड़िया के घर जाती है और उससे कहती है, टूनी बहन, चलो, मैं लकड़ियाँ ले आई हूँ। चलिए हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे और खाएंगे। लेकिन चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? टूनी बहन, या तो फिर दाल या फिर आप चावल ले आए, बाकी का सारा काम मैं कर लूँगी। मैं इतनी बारिश में घर से बाहर नहीं जा सकती, इतना काम नहीं कर सकती। माफ़ करना चिड़िया, मुश्किल है। टूनी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया अपने घर आ जाती है। एक बार मैं रानू के घर हो आती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। फिर हम दोनों मिलकर बारिश में गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधा रानू के घर जाती है। रानू चिड़िया, छोड़ो ये सूखे दाने, चलो हम सब मिलकर खिचड़ी बनाते हैं और खाते हैं। चिड़िया, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर चिड़िया कहीं से चावल का दाना ढूंढ लेती है और अपने घर ले जाती है। फिर चिड़िया घर जाकर चूल्हा जला देती है और पानी उबलने के लिए चूल्हे पे रख देती है। चलो, चावल का दाना तो मिल गया है, अब मैं जाकर किसान की पत्नी से दाल का दाना और नमक मांग लाती हूँ। चिड़िया किसान के घर आ जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मुझे थोड़ी दाल और नमक चाहिए था, मिल जाएगा क्या? चिड़िया, तुम खिचड़ी बना रही हो? हाँ, क्यों नहीं, मिलेगा तुम्हें दाल और नमक। तुम यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। फिर किसान की पत्नी दाल और नमक ले आती है और चिड़िया को दे देती है। शाम तक चिड़िया सारी खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेती है और वो जैसे उसमें घी डालती है, खिचड़ी की सारी खुशबू हर जगह फैल जाती है। खुशबू कालू के घर में भी जाती है। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है किसी के घर में कुछ बन रहा है। कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा रानू चिड़िया के घर जाता है। अरे रानू, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या तुमने कुछ बनाया है क्या? नहीं भैया, सुबह चिड़िया मेरे पास आई थी, वो कह रही थी कि वो खिचड़ी बना रही है। लगता है उसने खिचड़ी बना ली। हाँ, वो मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, उसके साथ काम भी नहीं करवाया। अब चिड़िया हमें खिचड़ी नहीं देगी। लेकिन चिड़िया बहुत दयालु है, चलो हम जाकर देखते हैं, हो सकता है दे दे। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर देखती है कि कौवा और रानू खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, ये खुशबू कैसी आ रही है? कौवे भैया, ये खुशबू तो खिचड़ी की है। मैंने कहा था कि सब मिलकर काम करवा लेते हैं, लेकिन किसी ने नहीं करवाया। चिड़िया बहन, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। हाँ चिड़िया, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। चिड़िया हंसने लगती है। फिर चिड़िया सभी को खिचड़ी देती है और सभी खिचड़ी खाकर बहुत तारीफ करते हैं। वाह वाह चिड़िया, कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई है तुमने।
तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। सभी खिचड़ी खाते हैं और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। रुबीना की अब शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन उसका हर रिश्ता टूट जाता था। इसी बात से उसकी माँ परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री की बहन उसके घर आती है और अपनी बहन से कहती है, ये क्या दीदी, आप तो बड़ी कमजोर हो गई हैं। आखिर किस बात की चिंता खा रही है आपको? अरे नंदिनी, अब तुझसे क्या छिपाना, रुबीना की शादी की चिंता ने मुझे खाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक बार उसकी शादी हो जाए सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया है, जो भी रिश्ता आता है वो भी टूट जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। अरे उसकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। हे ईश्वर, बस इतनी सी बात, आप उसकी शादी को लेकर इतना परेशान हैं? अरे दीदी, ईश्वर जो भी करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, क्या पता उसे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, उसको समझे, उसकी कमियों के साथ उसे अपनाए। आप बिना दीदी फालतू में ही परेशान है। नंदिनी और सावित्री अभी आपस में दोनों बात ही कर रही थी, तभी वहाँ रुबीना आ जाती है। हाँ मौसी, यही बात तो मैं मम्मी को भी समझाती हूँ, लेकिन मम्मी की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, उल्टा मुझे ही डांट कर ना चुप करवा देती हैं। अभी तो माँ नहीं बनी ना रुबीना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जिस दिन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे सर आएगी ना, तब पता चलेगा। देख रही है ना मौसी, कैसे मुझे ताने दे रही है। अरे जब मेरा रिश्ता कहीं लग ही नहीं रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है भला। घर का गर्म माहौल देखते हुए नंदिनी अपनी दीदी से कहती है, अरे दीदी तुम परेशान मत हो, मेरी नजर में एक लड़का है। अगर आप कहो तो मैं उन लड़के वालों से अपनी रुबीना के लिए बात करूं। लड़के का नाम है अविनाश, घर परिवार भी अच्छा है और तो और वो इकलौता है। हमारी रुबीना को किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी, पर हाँ उसकी सास ना थोड़ी रूढ़िवादी सोच की है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरी रुबीना उस घर की सोच में ढल जाएगी। तो एक बार बात तो करके देख। ठीक है दीदी, अब तुम कल लड़के वालों के आने की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं तो कल लड़के वालों के साथ ही आऊंगी। रुबीना की माँ नंदिनी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन नंदिनी लड़के वालों को लेकर अपनी दीदी के घर आती है और रुबीना की माँ उन लोगों की बहुत खातिरदारी करती है। तब रुबीना की होने वाली सास कहती है, अरे समधन जी, खातिरदारी तो होती रहेगी। हम पहले अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं कि उसमें बहू वाले गुण भी है या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, मैं अभी ही रुबीना को लेकर आती हूँ। सावित्री अंदर जाती है और अपनी बेटी रुबीना को लेकर बाहर आती है और उसकी ससुराल वाले उसको देखते ही पसंद कर लेते हैं। फिर रुबीना की सास कहती है, सावित्री बहन, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं दिख रही है और दिखने में बहुत सुंदर भी है, लेकिन बुरा मत मानना। और मुझे लगता है कि आपकी बेटी में कोई बहू वाले गुण नहीं है, तो मैं इसीलिए आपकी बेटी को 3 महीने अपने घर रखना चाहती हूँ, ये देखने के लिए वो बहू बनने के लायक है। जी ठीक है बहन जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम आपस में मशवरा करके आपसे बताते हैं। फिर इसके बाद नंदिनी, सुमित्रा और रुबीना सारे कमरे में जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे दीदी, मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही दो, कि भले ही ये लोग हमारी रुबीना को 3 महीने की ट्रेनिंग दे, लेकिन इसमें फायदा भी तो रुबीना का ही होगा ना। जब रुबीना वहाँ बहू बन के जाएगी तो उसे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। अरे तो क्या नंदिनी, हमारी रुबीना बिन शादी के 3 महीने भी ससुराल में रहेगी? अरे तो क्या हुआ, वो बिन शादी के ही अपने ससुराल की रिवाजों के बारे में जान जाएगी। नंदिनी की बात से सावित्री सहमत हो जाती है, लेकिन तभी रुबीना बोल पड़ती है, पर मौसी जी, अगर 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी मैं इनकी बहू बनने के काबिल ना हुई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ये तो क्या हुआ, इतने सारे रिश्ते टूटे तो एक और टूट जाएगा। अरे क्यों इतनी चिंता ले रही है? सुमित्रा अपनी बहन नंदिनी की बात से सहमत होकर रुबीना को उसके होने वाले ससुराल 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। बहू, अभी के लिए तो अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं कल सुबह से तुझे इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी, ठीक है ना? जी ठीक है मम्मी जी। अब रुबीना अविनाश के बगल वाले कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह रुबीना की सास उसके कमरे के सामने आके कहती है,
रुबीना, अरे ओ रुबीना, उठ जाओ, सुबह हो गई। रुबीना अपनी सास की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रुबीना को इतनी देर को उठता देख उसकी सास बड़े प्यार से कहती है, रुबीना बहू, ये तेरा ससुराल है, घर नहीं है। तुझे 5:30 बजे तक तैयार रहना होगा, क्योंकि 5:30 बजे के बाद मैं रसोई घर में चली जाती हूँ और उस वक्त तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। इसीलिए अब जल्दी से जाकर नहा लो, आज मुझे कि रसोई घर में थोड़ी देर से जाना पड़ेगा। जी ठीक है मम्मी जी। सास के कहने पर रुबीना बहू तुरंत ही नहा धोकर एकदम तैयार हो जाती है। 1 घंटे के बाद जब घर के सभी लोग सोकर उठते हैं तो सुमित्रा रुबीना से कहती है, सुमित्रा बहू, जाके सबके लिए चाय बना दो और साथ में ना सबके लिए ब्रेड भी सेंक देना। लेकिन माँ जी, मुझे तो किचन का कुछ भी पता नहीं, एक बार आप मुझे बता देती कि क्या चीज़ कहाँ रखा है तो मैं कर लूँगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल ठीक है, तो रसोई घर में चल, मैं अभी आती हूँ। इस तरह सुमित्रा रुबीना को सब कुछ किचन के समझा के आ जाती है। फिर रुबीना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद सारे अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी रुबीना की सास उसकी कमी निकालते हुए कहती है, अरे बहू, तूने चाय में चीनी बहुत डाल दी है। तेरी जानकारी के लिए बता दो कि हमारे यहाँ बहुत कम चीनी वाली चाय पी जाती है। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुबीना और सुमित्रा भी बातें कर ही रहे थे कि बीच में अविनाश बोल पड़ता है, अच्छा माँ, मेरा हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आप ऑफिस में टिफिन के जा रहे हैं? हाँ रुबीना, मैं बाहर का कहीं खा लेता हूँ, घर का नहीं ले जा पाता क्योंकि माँ बना नहीं पाती है ना सुबह सुबह। पर अविनाश जी, मैंने तो आपका लंच पैक कर दिया है, अब से आप ना लंच लेकर ही जाया करना, क्योंकि अगर आप बाहर का खाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हो। रुबीना की ये बातें सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो बहुत खुश था। ऐसे ही पूरे दिन बीत जाता है। फिर शाम को सुमित्रा की पड़ोसन उसके घर किसी काम से आती है। तभी रुबीना बिना सिर पर पल्लू लिए उसके लिए चाय लेकर चली आती है। तब उसकी सास सुमित्रा उसे कहती है, रुबीना बहू, ये हमारी पड़ोसन है और हमारे घर के तौर तरीके ये सिखाते हैं कि यदि आपके सामने कोई पराया आए तो आप उसके सामने घूंघट करेंगे, इसीलिए अब जब कोई भी आए तो तुम उसके सामने घूंघट करोगी। सुमित्रा की पड़ोसन उसकी इस रूढ़िवादी सोच को देखकर उसे घूर कर देखती है और बिना उससे बात किए ही चली जाती है। हालांकि रुबीना को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलती। तभी रुबीना के कानों तक उसके ससुर की आवाज आती है, अरे सुमित्रा, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हुई हैं? मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। आती हूँ जी। सुमित्रा मोहित के पास जाती है और उसे दर्द की दवाइयाँ देती है और दवाइयाँ खाने के बाद भी उसके सर का दर्द ठीक नहीं होता। जिसके बाद रुबीना तेल लेके ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पापा जी, कभी कभी दवाई नहीं बल्कि ना मसाज काम आती है। लाइए, मैं आपके सर का मसाज कर दूं, अभी चुटकियों में सिर का दर्द गायब हो जाएगा। रुबीना अपने ससुर के सर की मालिश करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। बीतते समय के साथ रुबीना जल्दी उठती, अविनाश का टिफिन पैक करती, अविनाश की देखभाल करती और तो और अपने ससुर की भी बहुत ख्याल रखा करती थी। लेकिन अगर उससे कोई कमी रह जाती तो वो थी सुमित्रा के तौर तरीके की। रुबीना अपने आप को सुमित्रा के तौर तरीके में ढाल नहीं पा रही थी और रुबीना अक्सर कोई न कोई गलती कर ही जाया करती थी। देखते ही देखते पूरे 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन रुबीना सुमित्रा के तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाती है, क्योंकि अब पूरे 3 महीने बीत चुके थे। इसलिए सावित्री और नंदिनी दोनों रुबीना के ससुराल आती हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपना फैसला सुनाती है। पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। हालांकि रुबीना एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक बहू के तौर तरीके नहीं सीख पाई, इसलिए मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करती हूँ। अब आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हैं। सुमित्रा ने रुबीना को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन 3 महीनों में कहीं न कहीं रुबीना ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन सुमित्रा ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए रुबीना वहाँ रह नहीं सकती थी। रुबीना अपने घर वालों के साथ जाने लगती है। तभी अविनाश अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही है? मानता हूँ रुबीना आपके तौर तरीके पर खड़ी नहीं उतर पाई है, लेकिन वो हम सब की कितनी केयर करती है। आपने कभी देखा है
मैं पहले बिना टिफिन के ऑफिस जाया करता था, लेकिन जब से रुबीना आई है तब से मैं बिना टिफिन के ऑफिस नहीं गया हूँ। और तो और मैं समय से उठने भी लगा हूँ। माँ, मैं रुबीना को पसंद करने लगा हूँ और अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रुबीना से। अविनाश सही कह रहा है। जब से रुबीना आई तब से मैं बीमार भी कम पड़ने लगा। और कहीं न कहीं उसने तुम्हारे भी दिल में जगह बना ली ही है सुमित्रा। हम जानते हैं कि कहीं न कहीं तुम उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहती हो, लेकिन वो सिर पे घूंघट नहीं रख पा रही है, इसीलिए तुम उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। अरे क्या हुआ अगर उसने सिर पर घूंघट नहीं लिया है? नहीं करवाएंगे हम उससे घूंघट। जमाना इतने आगे बढ़ चुका है। माँ, इस रिश्ते को मत तोड़ो। माँ, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो प्लीज। मित्रा भी रुबीना से अटैच हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने बेटे की बात मान लेती है और ये रिश्ता स्वीकार कर लेती है। फिर जल्द ही रुबीना और अविनाश की शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। सविता एक बहुत ही साधारण लड़की थी। जो उसके मम्मी पापा उसके लिए लाते उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना और कोई जिद नहीं करना और ना ही कोई सामान खुद से लाना। उसे इंटरनेट का भी ज़्यादा पता नहीं था। कुछ टाइम बाद उसकी शादी एक मॉडर्न परिवार में हो जाती है। एक दिन सुबह के टाइम, माँ जी ये अवन कैसे चलता है? माँ जी, क्यों तुम्हारे यहाँ अवन नहीं था क्या बहू? है ना माँ जी, पर ये वाला नहीं था, दूसरा थोड़ा सादा वाला है हमारे घर। सावित्री उसे समझाती है कि नया ओवन कैसे चलाना है। काम करके वो अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ा आराम करने लगती है। शाम को सविता का पति अमित आता है और फोन में लग जाता है। आप फोन में कर क्या रहे हैं? किसी से बात करते हुए दिख तो नहीं रहे। अरे फोन सिर्फ बात करने के लिए थोड़े ही होता है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मतलब? अरे तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब के बारे में पता नहीं है क्या? नहीं तो, मुझे ये सब तो नहीं आता है और ना ही मैंने कभी इन सब के बारे में सुना है। अरे ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास फोन कौन सा है? जरा मुझे अपना फोन दिखाओ। सविता अपना फोन दिखाती है जो बहुत पुराना वाला था। अरे तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो, इस मोबाइल में तो यूज भी नहीं कर सकते हैं। अब टाइम पास कैसे करती थी तुम? अरे टाइम होता ही कहाँ था पास करने के लिए। पढ़ाई करने के बाद आसपास सहेलियों से थोड़ी बातें करती थी। मम्मी की हेल्प करवाना, घर के और कामों में ही मेरा दिन बीत जाता था। चलो ठीक है, अब मैं दिलवाता हूँ तुम्हें अच्छा फोन और सोशल मीडिया भी सिखाता हूँ। जल्द ही अमित उसे एक अच्छा फोन दिला देता है और उसे सब कुछ सिखा देता है। सविता धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है। वह फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पर एक्टिव रहती थी। अब सविता एक दिन इंस्टाग्राम पे ऐड देखती है, उसमें किसी ने वार्म फैन की ऐड डाली हुई थी। अब सविता को वो फैन चाहिए ही था। वो अमित से कहती है, अमित मैंने ना एक वार्म फैन देखा है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अच्छा लग रहा था, तुम यही कहीं लोकल मार्केट से ले आओ ना। अरे सविता, जो सामान सोशल मीडिया पे रहता है वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। नहीं ना अमित, मुझे वो फैन चाहिए ही चाहिए। मैं जाती हूँ लोकल मार्केट में देखती हूँ। फिर सविता लोकल मार्केट से ढूंढकर वो वार्म फैन ले आती है और अपनी सास से भी बताती है, माँ जी ये देखिए ना, ये फैन कितना अच्छा है, इसमें से गर्म हवा निकलती है। जब हम किचन में खाना बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, ये हमें गर्मी प्रदान करेगा। सास कुछ नहीं कहती है, सोचती है कि चलो अच्छा ही हमें गर्मी ही देगा। दोनों सास बहू वार्म फैन चला के किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी अचानक उस फैन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वो फैन खराब हो जाता है। अरे माँ जी,
देखिए ना, ये फैन कितना महंगा था। पूरे 1000 का लाया था मैंने, लेकिन ये तो तुरंत ही खराब हो गया। अब मैं वही फैन मंगवाऊंगी जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो अच्छा था। अरे बहू, वो 1000 का था, ये तो बहुत महंगा है। और अब दूसरा मत मंगवाना बहू। लेकिन सविता नहीं मानती और दूसरा वैसा ही वार्म फैन मंगवा लेती है रात के वक्त कमरे में। ये देखो ना अमित, वो जो मैं पहले एक फैन लाई थी वो तो 1000 का था, पर वो तुरंत ही खराब हो गया। लेकिन ये देखो, मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मंगवाया है और ये तो मुझे सिर्फ 700 रुपए का ही मिला है। वो तो ठीक है कि ये 700 रुपए में मिला है, लेकिन जो इस पे डिलीवरी चार्ज था 500 रुपए, उसका क्या? सब मिला के 1200 रुपए हो गए और तुम कहती हो कि सस्ता मिला है। सविता को ये सब कुछ नहीं पड़ा था, उसे तो बस यही समझ आ रहा था कि उसे ऑनलाइन पंखा सस्ता मिल गया है। अब तो ये सविता की आदत सी हो गई थी, वो हमेशा कुछ न कुछ ऑनलाइन मंगाती ही रहती थी। एक दिन उसके घर पे बहुत सारे पार्सल आते हैं। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा 5000 रुपए तो देना। 5000? क्यों भला मैं तुम्हें 5000 दूं? अरे मम्मी जी, वो राखी का त्योहार आ रहा है ना, तो मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और दीदी के घर के लिए, सबके लिए सामान खरीदा है। अरे ऐसा क्या खरीद लिया बहू तूने? राखी के साथ गिफ्ट के तौर पर ना मैंने पोर्टेबल जूसर खरीदे हैं। इसमें ना बहुत जल्दी जूस बन जाते हैं। कुछ टाइम में जब गर्मी आएगी ना, तब सारे जूस बना बना के पिया करेंगे। सास उसे पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे ये सब समझ में नहीं आता है। वो रात को अमित से बात करती है। हाँ माँ, मुझे भी ये सब फालतू खर्चे लगते हैं, लेकिन मैं इसे समझाऊं तो समझाऊं कैसे? अमित अपने एक दोस्त से बात करता है। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन खर्चों को कैसे रोकूं? अमित तू ऐसा क्यों नहीं करता? भाभी को जो चाहिए वो तू ही लाके दे दिया करना। अरे यार, वो तो ऑनलाइन सामान देखा करती है, उसकी कोई खास गारंटी भी नहीं होती और डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो अलग। उसे ये सब बात समझ में ही कहाँ आती है। अमित अपने दोस्त से जब बातें कर कर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी ने पोर्टेबल फूड मसाजर भी मंगा कर रखा है। उसने सोच लिया कि वे अभी उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो इसे ये सब इस्तेमाल नहीं करने देगा। तभी वहाँ सविता आ जाती है। देखिए ना जी, ये कितना अच्छा फूड मसाजर है, इससे सारा दर्द गायब हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर इसे अभी ओपन मत करना, हम इसे बाद में ओपन करेंगे। एक दिन अमित का एक दोस्त घर पर खाने पे आता है। वो तो घर की तारीफ करते ही नहीं थकता है। अरे अमित, तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर सजा हुआ है। भाभी ने तेरा घर बहुत सुंदर से सजाया हुआ है। मेरी बीवी तो कुछ भी नहीं करती है, यूं ही बैठी रहती है और घर में हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई रहती है। वो तो सफाइयाँ भी नहीं करती है और तो और तीज त्योहार पर वो घर को डेकोरेट भी नहीं करती है। तेरी बीवी ने तो बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ है, घर को 5 स्टार होटल से कम नहीं रखा तेरी बीवी ने। वाह क्या बात है, बहुत टेस्टी भोजन बनाया तेरी बीवी ने। अमित अपने घर की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। आखिर उसकी बीवी ने ही तो ये सारे सामान ऑनलाइन मंगवाए हैं। वो मन ही मन सविता का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही घर की आज इतनी तारीफ हो रही थी। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में, आज तो मैं लगता है मर ही जाऊंगी। क्यों माँ, आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? क्या आप दवाइयाँ खा लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। वैसे भी अगर आपकी दवाइयाँ नहीं है तो आज डॉक्टर की दुकान भी खुली नहीं होगी, क्योंकि आज संडे है। क्यों माँ जी दवाइयाँ क्यों खाएंगी? मैं तो वो फूड मसाजर ले आती हूँ, उससे माँ जी का दर्द अभी तुरंत गायब हो जाएगा। सविता ये कहते कहते रुक जाती है और अमित की ओर चुपचाप देखने लगती है। ले आओ फूड मसाजर। सविता फूड मसाजर ले आती है और ऑन करके उसका पैर उसमें रख देती है। कुछ देर बाद ही उसके सांस को आराम मिल जाता है। अरे बहू, इतना अच्छा सामान छुपा के क्यों रखा था? मैं फालतू ही दवा खा रही थी।
अरे माँ जी, मैंने नहीं, इन्होंने ये छिपा कर रखवा दिया था। इन्होंने ये मुझे ओपन ही नहीं करने दिया था। वो मैं जो ऑनलाइन सामान मंगवाती रहती हूँ ना, इसीलिए। क्यों रे, तूने ये देखा कि बहू ने हरदम सामान मंगवाया ऑनलाइन, लेकिन ये नहीं देखा कि उसी के सामान की वजह से आज तेरी तारीफ हुई है। बहू सामान मंगवाती है, लेकिन उसका कोई सामान फालतू नहीं रहता है। सारा सामान काम का और जरूरत का रहता है। वो माँ, मैं इसकी ऑनलाइन शॉपिंग से तंग आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न कर देता हूँ। लेकिन आज मुझे भी एहसास हो गया कि सविता जो भी करती थी आपके लिए और घर के लिए, मेरे लिए ही करा करती थी। हो गया ना एहसास? तो चलिए अभी मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ऑर्डर कर दीजिए। सारे हंसने लगते हैं।